आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को हिंदी से और इंग्लिश से यानी कि दोनों लैंग्वेज से बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट्स आता है, कोई कहते हैं कि सर हिंदी से बताइए, तो कोई कहता है कि सर इंग्लिश से बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दोनों से बता दिया जाए। फिर आप लोगों का जो इच्छा है, हिंदी से इच्छा है तो हिंदी से लिखिए, इंग्लिश से इच्छा है तो इंग्लिश से लिखिए, आपका जो मर्जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पादप हार्मोन क्या है, यानी कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है। ये बाहरी कारक है। इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन कहा जाता है। बात समझ में आया। देखिए जो पौधा होता है ना, उनको तो प्रकाश, पानी, ठीक है, ऑक्सीजन, खनिज, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। ये सब तो बाहरी चीज हो गया, लेकिन अंदर से उनको विकास होने के लिए, वृद्धि होने के लिए एक चीज चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पादप हार्मोन। यहाँ पर आप लोग हिंदी से इसको देख सकते हैं। आप लोग हिंदी वाले जो भी इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए इंग्लिश से इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश से इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ऊपर में लिखा है उसका माने हो रहा है कि यहाँ पर पौधों को मतलब बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स यानी कि खनिज चाहिए, ठीक है। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये सब के सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ए पार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। दीज आर कॉल्ड प्लांट क्या है, हार्मोन्स, और क्या बोलेंगे इसको, फाइटो हार्मोन्स। इसी को हम लोग प्लांट हार्मोन्स बोलेंगे या फिर फाइटो हार्मोन्स इसको बोलेंगे। तो फटाफट नोट करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए आप लोगों का इतना ज्यादा कमेंट्स आ गया ना कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई जब आप लोगों का इतना प्यार जब है, ठीक है, तो पढ़ाना तो बनता है। मैंने देखा टीचर मुझे मिला नहीं तो सोचा कि चलो भाई खुद ही पढ़ाया जाए, तो बस मैंने थोड़ा बहुत खुद से पढ़ाई किया, फिर मैं आप लोगों का भी पढ़ा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है कि परपोसी से आप क्या समझते हैं। देखिए एक होता है स्वयंपोषी, एक होता है परपोषी। तो यहाँ पर परपोसी के बारे में हमें बताना कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्या है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पर परपोषी माने क्या होता है। इसका उत्तर होगा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने पोषण के लिए या फिर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, यहाँ पे जीवों कर दीजिए, उनस्वर दे दीजिएगा, जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। बात क्लियर, बात बुझा रहा है। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, उसको बोलेंगे परपोषी। इंग्लिश से भी देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गुस्सा जाएंगे। तो देख लेते हैं, वही चीज को यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए क्या है कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेयर द ऑर्गेनिज्म is unable to prepare its food and hence depends upon plants or other organism for nutrition। यहाँ पर वही बात है कि जो यहाँ पर है ना, वो अपना भोजन खुद बना नहीं सकता है, बल्कि अपना भोजन बना तो नहीं पाएगा, लेकिन क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स, पौधों के ऊपर डिपेंड्स रहेगा, या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये बात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्वसन का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी श्वसन का क्या अर्थ है। देखिए श्वसन को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर रिस्पिरेशन का माने क्या होगा। देखिए हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और ये जो क्रिया है इसी को श्वसन बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलेंगे श्वसन। हमने लिखा है कि सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। इस श्वास प्रश्वास क्रिया को श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश से भी लिखा कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो यहाँ पर जीवित प्राणी है, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को।
देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की रुधिर चाप क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश से ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर माने क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर माने क्या होता है, देखिए तो रक्तचाप उस बल का माप है जिसका उपयोग हृदय शरीर के चारों ओर रक्त पंप करने के लिए करता है। देखिए रक्त पंप करने के लिए जो भी मतलब बल लगता है, उस बल का जो मेजरमेंट होगा, जो माप होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, ब्लड प्रेशर बोला जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर बीपी भी बोल सकते हैं, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश से भी समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश से इसका क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश से इसका हमारा डेफिनेशन हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर इज ए मेजर ऑफ द फोर्स दैट योर हार्ट, जो दिल है, दिल यूजेज टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। तो यहाँ पर पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए यहाँ पर हृदय जो भी यहाँ पर फोर्स लगाता है, उसका जो मेजरमेंट होगा, इसी को बोला जाएगा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं हमारा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सुपर डुपर हिट वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि नेफ्रॉन क्या है, कि व्हाट इज नेफ्रॉन। तो देखिए नेफ्रॉन क्या है, जो वृक्क होता है, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, कि सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, किडनी का जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है, इसी को नेफ्रॉन बोला जाएगा। इंग्लिश से देखा जाए तो ए नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा नेफ्रॉन का डेफिनेशन। हिंदी से जो मीनिंग बता रहा हूं वही आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश से भी हो रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बॉल और सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है। तो वेयर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड, कहाँ, तो कंधा पर पाया जाता है, शोल्डर पर पाया जाता है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि TSH का यहाँ पर पूरा नाम बताना है। तो TSH का हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन। नोट करिए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले जो भी है, मजा भी आ रहा होगा। आगे डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न, यानी कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब कोशिका में भोजन का विखंडन होता है तो उस टाइम ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। कि एनर्जी इज रिलीज्ड कब होता है, इन द सेल ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जब फूड यहाँ पर यानी कि जो भोजन है, जब इसका विखंडन होता है, टूटता है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, और इसी को क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शायद इस तरह का शायद आप लोगों को नहीं बताया होगा कोई, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हर एक चीज को क्लियर हो जा रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, हिंदी से इंग्लिश से दोनों चीज से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, देखिए कि फलों को पकाने में किस हार्मोन की सक्रिय भूमिका होती है। व्हिच हार्मोन हैज एन एक्टिव रोल इन फ्रूट, क्या है, राइपिंग। तो यहाँ पर जैसे फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का हम लोग यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे यहाँ पर नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 अगर हिंदी से बोला जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम, अगर इंग्लिश से देखा जाए तो व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन बोलिए या फिर एमाइलेज बोलिए, टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम बोलिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश से भी लिख दिया है। टाइलिन का जो स्पेलिंग होगा कुछ इस प्रकार से होता है, कंफ्यूज नहीं होता, पी टाइलिन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टाइलिन इसको पढ़ेंगे, और एमाइलेज ऐसा होता है, दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किस नोड को पेस मेकर कहते हैं। तो किस नोड को, तो जो ऐसे नोड होता है इसी को पेस मेकर बोला जाता है, इनके साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलेंगे, पेस मेकर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर दिया गया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसको अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यूग्लिना का परिचलन या फिर गति करने का अंग क्या है, यानी कि व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लेगला इसका आंसर हो जाएगा, कि कसाबिका या फिर कसाब इसको बोल सकते हैं। नोट करिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ACTH का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए ACTH का जो हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ACTH। तो ACTH का जो हमारा पूरा नाम हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा हमारा इसका पूरा नाम। ठीक है, क्या है कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक।
ठीक है, हार्मोन, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिए इसका हिंदी से जो मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी वाला भी मीनिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कह रहा है कि एक गैसीय पादप हार्मोन का नाम बताएं। तो यहाँ पर एक गैसीय पादप हार्मोन जो होगा एथिलीन होगा, जिसका उपयोग हम लोग फल को पकाने के लिए करते हैं, इसलिए हम लोग इसको पकने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग इंग्लिश से भी इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है क्या कह रहा है, उस कोशिकांग का नाम बताएं जिसमें कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है कि मानव का दंत सूत्र, यानी कि यहाँ पर जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वह क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है ना, देखिए वयस्क के लिए अलग होता है और चाइल्ड यानी कि बच्चा के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वयस्क यानी कि अडल्ट का क्या होगा। तो यहाँ पर जो दंत सूत्र होता है वयस्क के लिए क्या होता है, 21-23 बटा 21-23 गुना 2 बराबर 32, ये होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। और बच्चा के लिए यानी कि जो चाइल्ड के लिए जो होता है क्या होता है, 2102 बटा 2102 गुना 2 बराबर 20, ये होता है। ये हो गया बच्चा के लिए और ये हो गया आपका अडल्ट यानी कि वयस्क के लिए। फटाफट दोनों को नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है कि जैव क्षमता की परिभाषा लिखें, यानी डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। तो देख लेते हैं क्या है कि जैव क्षमता हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे अधिक से अधिक गहरी सांस लेने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमने बहुत ही गहरा सांस लिया, ठीक है, उसके बाद फेफड़ा द्वारा जो हवा छोड़ा जाएगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर जैव क्षमता बोला जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश से आप लोग समझ सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि फेफड़ा के द्वारा जो बाहर निकलेगा आफ्टर टेकिंग द क्या है डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ। जितना हम पॉसिबल होगा, जितना हम लोग अधिक से अधिक गहरी सांस ले सकते हैं, उसके बारे में हमारी बातचीत हो रहा है। और ये हो जाएगा जैव क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी का प्यारा सा सुंदर सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ था ऊपर वाला, और ये वाला थोड़ा अलग टाइप का है कि पेस मेकर क्या है, व्हाट इज पेस मेकर। तो देखिए साइनो एट्रियल नोड को हमारे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको अगर आप लोग इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो इस आप लोग ऐसे लिखिएगा कि साइनो एट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। ये हो गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए कि तेल चट्टा के उत्सर्जी अंग का नाम बताएं। नेम द क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, यानी कि तिलचट्टा का जो यहाँ पर उत्सर्जी अंग है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है कि मेल्पीघेना नलिकाएं, यानी कि मेल्पीघेना ट्यूबल्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि हार्मोन क्या है, व्हाट इज हार्मोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा रक्त में स्रावित होते हैं, यानी कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, व्हिच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू द ब्लड। ये हो जाएगा इसका उत्तर, नोट करिए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को 3 अंक वाला क्वेश्चंस और 5 अंक वाला क्वेश्चंस का भी वीडियो देने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।